सर्दियों का मौसम भूतों के लिए काफ़ी मशहूर है। काली अंधेरी, धुंध और कुहासे से भरी रात इसे और भी खौफनाक बनाती है। और यही कारण है कि आज मैंने सर्दियों की वो खौफनाक कहानियाँ लाई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। पहली कहानी मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। जिन्होंने ये कहानी लिखी है, आइए कहानी को उनके नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम रौनक है और ये कहानी मुझे मेरे पापा ने सुनाया था। वर्तमान में मेरे पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर है। मणिपुर के पास ही एक गांव में उनकी पोस्टिंग थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हम लोग मौदाहा हमीरपुर के रहने वाले हैं, जहाँ से मेरे पापा ट्रेन से वो गांव जाया करते थे। एक रात ठंडी की मौसम में जब वो मणिपुर गांव के स्टेशन पर करीब 2:30 बजे उतरे, जहां ठंड की वजह से बहुत कम लोग स्टेशन पर उस रात उतरे थे। सब लोग स्टेशन से जा चुके थे सिवाय मेरे पापा के, क्योंकि हॉस्पिटल के कैंपस से कोई उनको लेने आने वाला था। उन्होंने सोचा क्यों न स्टेशन के बाहर ही उनका इंतज़ार किया जाए, और फिर वो बाहर चले गए। स्टेशन से बाहर निकल के उन्होंने देखा बाहर कुछ लोग पेड़ के नीचे आग जलाए बैठे हुए थे। पापा ने फैसला लिया कि जब तक वो आदमी उनको लेने वहाँ नहीं आ जाता, तब तक वो उन लोगों के साथ बैठकर आग तापेंगे। और तभी कहानी ने रुख बदली। उन्होंने देखा वो लोग धुंधले से नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लंबाई बढ़ रही हो। लेकिन उन्होंने सोचा थकान की वजह से शायद उनको ही ऐसा लग रहा है, और शायद ये सब उनकी ही वहम है। अब वो उनकी तरफ जा रहे थे, और उनके नज़दीक जाते हुए भी उन सब के कद बढ़ ही रहे थे। पापा को ये सब थोड़ा अजीब लगा और वो वहाँ से पीछे की ओर अपने कदम लेने लगे। और थोड़ी ही देर बाद जो उन्होंने देखा वो काफ़ी अजीब था। उन लोगों के पैर उल्टे थे। ये देख के वो काफ़ी घबरा गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कुछ देर में वो आदमी भी पापा को लेने के लिए स्टेशन पहुंच गया। पापा ने उस आदमी को सारी बातें बताई और उनसे वहां चलकर देखने को कहा। पर जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। वहां बस एक पेड़ था और ना ही वहां पे कोई आग था। पापा ने फिर कहा, वो लोग तो यही थे, अचानक गायब कैसे हो गए? तो उस आदमी ने बताया, पास ही में एक कब्रिस्तान है और पहले भी लोगों ने ऐसी सब चीज़ें देखी है और महसूस की है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए आज की दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं और मेरे दोस्त दीपक और करण रोज देर रात सड़क पर घूमने निकलते थे और लगभग 11 बजे रात तक घूमते थे। ये हमारा रोज का नियम था और हम कई राउंड अपने शहर के सड़कों पर लगाते थे। मेरे घर के पास में एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ एक विधवा औरत जो काफ़ी खूबसूरत थी और वहाँ समोसे और चाय का ठेला लगाती थी। एक दिन मैं अपने ट्यूशन के लिए जा रहा था और मैंने देखा उस औरत के दुकान के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। वहाँ 15-20 पुलिस वाले खड़े थे। जब नज़दीक जाकर मैंने देखा तो मैंने उस औरत की लाश देखी
किसी ने उसका खून कर दिया था। मैंने उस दिन से पहले कभी किसी को ऐसी हालत में नहीं देखा था। दिन बीते, लोग उसको और उसके चाय स्टॉल को भूल गए और वो जगह एकदम सुनसान और वीरान हो गई। खुद मैं भी उस घटना को भूल चुका था और सब कुछ ठीक चल रहा था। ठंड के मौसम में हम तीनों घूमने निकले थे। धुंध और ठंडी हवा से हम तीनों काफ़ी कँपकँपा रहे थे और घूमते घूमते कॉलेज और लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे। घूमते हुए स्टेशन के पास हमने कुछ लकड़ी चलते हुए देखे, जिसको हमारी भाषा में अंगीठी भी कहते हैं, जिसे रात में कुछ लोग ठंडी की वजह से जलता हुआ छोड़ देते हैं। उस आग के पास में एक बेंच रखी थी। हम तुरंत उस बेंच पर बैठ गए और हमने अपनी बातें शुरू कर दी। ठंडी हवा बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, पर दोस्तों से बातें करना हमें घर जाने से रोक रहा था। अब वो आग लगभग बुझ गई थी और हम लोग वहाँ से जाने के लिए उठे ही थे कि अंदर से आवाज़ आई, रुको बेटा, बैठो, मैं आग जला देती हूँ। दीपक ने कहा, ठीक है आंटी, और हम लोग वहीं बैठ गए। रात के 11 बज गए थे, लेकिन हमारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। लगभग 5 मिनट बात करने के बाद मैं कांपने लगा, वो भी ठंड से नहीं, डर से। करण ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे बताया, तुम्हें याद है वो चाय समोसा वाली आंटी जिसका मर्डर सितंबर में हो गया था? ये जगह उनके मौत के बाद सुनसान रहने लगा और इस वक्त हम लोग उन्हीं के दुकान के बाहर बैठे हैं और जो आवाज़ अंदर से अभी अभी आई थी, ये उन्हीं की थी। ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताने के बाद मैं वहाँ से जी जान लगा कर भागा और वो दोनों भी अपने घर के तरफ भागे और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। अगले दिन हम तीनों फिर से वहाँ गए। वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और काफ़ी गंदगी से भरा था। वो बेंच जिस पर हम लोग करीब 1 घंटा बैठे थे, वो भी टूटा हुआ था। उस औरत के खून का रहस्य अब तक नहीं खुला, मगर वो रात एक बुरे सपने जैसा था, जिसके बाद हम देर रात तक कभी भी नहीं घूमे। तीसरी घटना है अंशुमन की, जो कि बाकी कहानियों की तरह ही बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। एक रात ठंडी के मौसम में वो जयपुर से दिल्ली अपने बाइक पर एक दोस्त के साथ सफ़र कर रहा था। बाइक उसका दोस्त चला रहा था। ये कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये रात में अंधेरा काफ़ी था और धुंध भी, और बस कुछ गिने चुने ट्रक ही हाईवे से गुजर रहे थे, क्योंकि किसी भी हाईवे पर ट्रक तो आसानी से दिख ही जाते हैं। कुछ समय के बाद बाइक चलाता हुआ उसका दोस्त एकदम सीधे देख रहा था और जब अंशुमन ने उसको शीशे में देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ से काफ़ी डरा हुआ है। जब अंशुमन ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने उसे एकदम से चुप रहने को कहा। कुछ 10-15 मिनट के बाद उसके दोस्त ने एक मंदिर के पास बाइक रोक दी, जहां अच्छी खासी रोशनी भी आ रही थी। वो लोग मंदिर के अंदर जाने लगे कि एक बूढ़े आदमी ने उसके दोस्त से पूछा, क्या तुमने उसे देखा? उसका सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा बिना बोले ही सब कुछ बता रहा था।
बूढ़े आदमी ने उनसे मंदिर हो आने को कहा और साथ ही उन्होंने उनको सफ़र जारी रखने को कहा। मंदिर से आने के बाद वो दोनों दिल्ली के तरफ निकल गए। जब सुबह वो लोग दिल्ली पहुंच गए तो अंशुमन के दोस्त में हिम्मत थी कि वो सब कुछ बता सके। उसने बताया कि उसने एक औरत को दुल्हन के लिबास में अपने बाइक के आगे दौड़ते हुए देखा, जो उसकी तरफ मुड़ी हुई थी। पहले उसने सोचा कि वो कैसे इतनी स्पीड में दौड़ सकती है, लेकिन उसे ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि वो कोई प्रेत या चुड़ैल है। वो इसलिए इतना डर गया था कि ना जाने वो आगे क्या करेगी। जब उसने लाइट देखा तो इसलिए उसने बाइक रोक दी। सोचने वाली बात है कि जहाँ उसने 10 मिनट तक किसी चुड़ैल को देखा, पीछे बैठे अंशुमन ने कुछ भी नहीं देखा और ना ही महसूस किया। लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला, हिंदू शास्त्र के अनुसार जब लोगों की कुंडली बनती है तो उनमें एक चीज़ होती है जिसे हम गण के नाम से जानते हैं, जिसमें मानव गण, देवगण और राक्षस गण शामिल होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राक्षस गण के होते हैं वो ऐसे भूत प्रेत और सुपरनैचुरल चीज़ों को देख सकते हैं, और शायद यही कारण है अंशुमन के उस चुड़ैल को ना देख पाने का। आप मेरे बाकी कहानियाँ को भी ज़रूर सुनिए। मैंने छलावा की, गांव की, हॉस्टल और स्कूल की सच्ची कहानियाँ सुनाई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा।